रेमी फ्रांस का एक ऑयल पेंटिंग बनाने वाला कारीगर है। वह अपनी पत्नी लुसिल और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन बच्चों के साथ खेलते समय वह अचानक कुर्सी के अंदर धंस जाता है। वह तुरंत खुद को बाहर खींच लेता है, लेकिन यह अजीब घटना उसके दिमाग में लंबे समय तक घूमती रहती है। उस दिन के बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं बार बार होने लगती हैं। कभी वह सोफे में धंस जाता है तो कभी अपने ही बिस्तर में, लेकिन हर बार किसी तरह बाहर निकल आता है। जब उसे इसकी कोई वजह समझ नहीं आती तो वह सोचता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है और इसे नजरअंदाज कर देता है। एक दोपहर रेमी बच्चों के साथ अपने स्टूडियो में होता है। वह गलती से पानी का नल खुला छोड़ देता है, जिससे पूरा स्टूडियो पानी में डूब जाता है। उसकी यह छोटी सी गलती उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर देती है और उसका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। जब वह बची हुई अच्छी पेंटिंग्स निकालने की कोशिश करता है, तभी वह फिर से जमीन में धंसने लगता है। इस बार वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाता और देखते ही देखते किसी दूसरी दुनिया की एक झील में पहुंच जाता है। वहां का आसमान ऐसा होता है मानो उसमें 3 सूरज चमक रहे हों। तभी कुछ आदिवासी उसे देख लेते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। घबराया हुआ रेमी पीछे हटता है और दोबारा पानी में गिर जाता है। अगले ही पल वह अपनी दुनिया में वापस स्टूडियो के अंदर होता है, जहां उसका दोस्त उसे बाहर खींच रहा होता है। अब रेमी समझ जाता है कि उसने जो देखा था वह कोई सपना नहीं था। बाद में घर पहुंचकर वह लुसिल को अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन वह उसकी बात को एक पल में नजरअंदाज कर देती है। दरअसल उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। लुसिल अपने बॉस डॉक्टर गैलर से प्यार करने लगी है और अब उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी है। उसे रेमी के लिए दुख तो होता है, लेकिन वह अपनी खुशी को उनकी शादी से ज्यादा अहमियत देती है। अपना करियर खोने के तुरंत बाद पत्नी को खो देना रेमी के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। फिर भी वह शांति से बात करता है, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब लुसिल डॉक्टर गैलर को उससे मिलवाने घर ले आती है। रेमी बिना कोई हंगामा किए उन्हें उनकी मर्जी से रहने देता है और कहता है कि वह कुछ दिनों में घर छोड़ देगा। इसके बाद वह अपने परिवार के पास दिलासा पाने जाता है। वे उसकी बातें तो सुनते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान छोड़कर उसके चचेरे भाई की तरफ लग जाते हैं। पूरी तरह टूटा हुआ रेमी अकेले समय बिताने के लिए रसोई में चला जाता है। तभी उसके साथ फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की बिल्ली छलांग लगाते हुए अचानक हवा में ही रुक जाती है। रेमी उसे हाथ में लेकर घुमाता है, लेकिन वह किसी खिलौने की तरह बिल्कुल स्थिर रहती है। वह परिवार वालों को भी बुलाने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास की पूरी दुनिया थम चुकी है। तभी फर्श नरम होकर उसे फिर से अपने अंदर खींचने लगता है। रेमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन किसी के आने से पहले ही वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वह घने जंगल के बीच खड़ा होता है और उसके हाथ में अब भी कॉफी का मग होता है। वह एक रास्ते पर चलता है और कुछ आदिवासियों को किसी जानवर का शिकार करते देखता है। वह उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वे उसे अपने सरदार के भोजन के रूप में पेश करना चाहते हैं। रेमी जान बचाकर भागता है और आदिवासी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। काफी देर बाद वह एक बस्ती तक पहुंचकर एक गुफा में छिप जाता है। तभी अचानक एक तेज ताकत उसे वापस उसके घर की रसोई में खींच लाती है और पूरे किचन में अफरा तफरी मच जाती है। आवाज सुनकर परिवार वाले वहां आते हैं और रसोई की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। रेमी उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लगातार लगे इन झटकों से वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह डॉक्टर के क्लिनिक में होता है, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि डॉक्टर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन रेमी अपने स्टूडियो पहुंचता है, जहां मकान मालिक, बीमा एजेंट और उसके ग्राहक उससे बकाया पैसों की बात करने आए होते हैं। तभी अचानक सब लोग एकदम स्थिर हो जाते हैं। इससे पहले कि रेमी कुछ समझ पाता, वह फिर से जमीन में धंसने लगता है। वह पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और तीसरी बार उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। इस बार वह एक ऊंचे पेड़ पर रखी टोकरी के अंदर से बाहर निकलता है। नीचे खड़े आदिवासी उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। ऐसा लगता है मानो वे लंबे समय से उसी का इंतजार कर रहे थे। भीड़ जोर जोर से उसका स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि वह पेड़ से उड़कर नीचे आएगा, लेकिन रेमी सीधे मुंह के बल नीचे गिर पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वह वहां के लोगों की भाषा बिल्कुल नहीं समझ पाता। शुरुआत में भाषा की वजह से रेमी पूरी तरह उलझ जाता है, लेकिन तभी उसे जबरदस्ती एक हरा फल खिलाया जाता है। उस फल के असर से वह वहां के लोगों की भाषा समझने और बोलने लगता है। इसके बाद कबीले का मुखिया उसकी मौजूदगी का असली कारण बताता है। वह कहता है कि कई वर्षों से उनकी दुनिया पर झोटेन नाम का एक विशाल नरभक्षी राक्षस आतंक मचा रहा है। वह जब चाहे किसी को भी मारकर खा जाता है, इसलिए पूरा कबीला हर दिन डर के साए में जीता है। कबीले के जादूगरों को प्राचीन ग्रंथों में एक उपाय मिला था, जिसमें लिखा था कि किसी दूसरी दुनिया से आने वाला एक इंसान ही उस राक्षस को हरा सकता है। इसी वजह से पिछले कई दिनों से वे विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, ताकि उस उद्धारकर्ता को अपनी दुनिया में बुलाया जा सके। रेमी के साथ जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, उनका कारण भी यही था, क्योंकि वही उस भविष्यवाणी वाला व्यक्ति था। ये सुनकर रेमी हैरान रह जाता है।
वह साफ कह देता है कि वह कोई नायक नहीं है और उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कबीले वाले उसकी बात नहीं मानते। वे उसे एक ऊंचे मीनार के किनारे से उल्टा लटका देते हैं ताकि वह अपना फैसला बदल दे। इसके बाद उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे झोटीन को मारने की योजना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरे दिन की घटनाओं के बाद रेमी को तेज भूख लगती है। जैसे ही वह एक तरबूज उठाता है, वह अचानक फिर अपनी दुनिया में लौट आता है। इस बार वह किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बजाय वह लाइब्रेरी जाकर इस रहस्य की जानकारी खोजने लगता है। इंटरनेट पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खूब प्रोटीन लेना शुरू कर देता है ताकि झोटेन का सामना कर सके। कुछ समय बाद वह फिर उसी दूसरी दुनिया में पहुंचता है। इस बार उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास होता है। उसे लगता है कि खुद को साबित करने का यही एक मौका है और वह इसे गंवाना नहीं चाहता। कबीले वाले उसे एक खास तलवार देते हैं और झोटेन से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। रेमी उन्हें सलाह देता है कि वे अपना गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले जाएं और वादा करता है कि पूरे रास्ते उनकी रक्षा करेगा। लेकिन गांव वाले अंधविश्वास के कारण डरे हुए होते हैं। उनका मानना होता है कि जो भी गांव की सीमा पार करेगा उस पर बिजली गिर जाएगी। रेमी सबसे पहले खुद सीमा पार करता है और सुरक्षित रहने के बाद बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये देखकर पूरा कबीला यकीन करने लगता है कि वही उनका उद्धार करता है। कई घंटों तक नया ठिकाना खोजने के बाद उनकी मुलाकात झोटेन के 2 सैनिकों से होती है। वे दोनों रेमी को वापस लौट जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन रेमी अपनी नई सीखी हुई तलवारबाजी से उनका सामना करता है। लड़ाई में वह एक सैनिक को मार गिराता है, जबकि दूसरा जान बचाकर अपने सरदार के पास भाग जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद कबीले के लोग उस सैनिक की लाश उठाकर ले जाने लगते हैं। जब रेमी पूछता है कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं, तब उसे पता चलता है कि वे उसका मांस पकाकर खाने वाले हैं। उनकी इस परंपरा से वह बेहद परेशान हो जाता है और तुरंत उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। अपने उद्धारकर्ता की बात मानते हुए पूरा कबीला उसकी आज्ञा का पालन करता है। कुछ समय बाद कुछ लोग खबर लाते हैं कि झोटेन अब कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही बड़ा युद्ध होने वाला है। जब रेमी फिर अपनी असली दुनिया में लौटता है तो वह युद्ध नीति और इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। वह युद्ध की रणनीतियों, सैनिकों की व्यवस्था, शासन व्यवस्था और कई दूसरी बातों का गहराई से अध्ययन करता है ताकि आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। उसे समझ आता है कि किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसका उत्साह होता है। अगली बार जब वह कबीले के पास पहुंचता है तो वह सभी को जोशीला भाषण देता है। उसकी बातों से लोगों में हिम्मत लौट आती है और वे अपने परिवार और अपने भविष्य की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक दिन रेमी तय करता है कि वह उसी कबीले में रात बिताएगा। रात के समय कई महिलाएं उसकी सेवा करने और उसे खुश करने के लिए उसके आसपास आ जाती हैं। लेकिन रेमी को अपनी पत्नी लुसिल की बेवफाई याद आ जाती है। वह अब भी उससे गहरा प्यार करता है, इसलिए किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ता बनाने का विचार भी उसके मन में नहीं आता। कुछ समय बाद रेमी अपनी असली दुनिया में लौट आता है। अपने बेटे की देखभाल करने के बाद वह फिर दूसरी दुनिया में पहुंचता है, लेकिन इस बार खुद को सीधे युद्ध के मैदान के बीच पाता है। कबीले के लोग बुरी तरह हार रहे होते हैं। रेमी तुरंत उन्हें ऊंची जगह पर पीछे हटने का आदेश देता है। वे उसकी बात मान लेते हैं, जिससे और लोगों की जान जाने से बच जाती है। इसके बाद रेमी अपनी बनाई हुई रणनीति पर अमल करता है। वह दुश्मन के सो रहे सैनिकों के पास जाकर उन्हें गालियां देता है और थप्पड़ मारकर उकसाता है ताकि वे उसका पीछा करें। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक होता है और दुश्मन की सेना खुले मैदान में आ जाती है। तभी रेमी अपने सैनिकों को हमला करने का इशारा करता है और खुद पेड़ के खोखले तने में छिप जाता है। इतिहास की किताबों से उसने सबसे बड़ा सबक यही सीखा था कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। अचानक हुए हमले में तीरों से दुश्मनों का बड़ा हिस्सा मारा जाता है और बाकी सैनिक भी घबराकर कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वे डरकर पीछे हट जाते हैं और कबीले को पहली बड़ी जीत मिल जाती है। जीत के बाद सभी लोग रेमी के सामने सिर झुका देते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा नायक मान लेते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद पूरा कबीला एक नई उपजाऊ जमीन पर बस जाता है, जिसे वे अपना नया घर घोषित करते हैं। रेमी को उनका सम्राट बना दिया जाता है। वह अपनी दुनिया का ज्ञान इस्तेमाल करके गांव को बेहतर बनाने लगता है। धीरे धीरे वहां लगातार तरक्की होने लगती है और वह जगह एक आधुनिक सभ्यता का रूप लेने लगती है। लोग रेमी को किसी देवता की तरह पूजने लगते हैं और उसकी सेवा के लिए कई उपपत्नियां भी दी जाती हैं। इसी दौरान वह अपनी सबसे पसंदीदा उपपत्नी की एक तस्वीर बनाता है जो मोनालिसा की शैली से मिलती जुलती होती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सम्राट बनने के बाद रेमी का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। पहले वह लुसिल के प्रेमी डॉक्टर गेलर से डरता था, लेकिन अब हालात उलट चुके होते हैं। जब दोनों के बीच बहस होती है तो रेमी उसे तुरंत चुप करा देता है। उसे इस बात से संतोष मिलता है कि जिससे वह कभी हार गया था, आज वही उससे डरता है। समय के साथ उसकी लगातार सफलताएं
उसे घमंडी बना देती हैं। वह अपने ही लोगों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगता है और सफलता उसके सिर चढ़ जाती है। कुछ महीनों तक गांव वाले उसकी हर बात मानते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर विरोध बढ़ने लगता है। जब रेमी को इसकी भनक लगती है तो वह लोगों से बात करने पहुंचता है। वे बताते हैं कि उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता है और बदले में बहुत कम मिलता है, जबकि रेमी सिर्फ अपने शौक के लिए महल बनवाने में लगा है। उनका कहना होता है कि गांव को नए महलों की नहीं बल्कि लोगों की बेहतर जिंदगी की जरूरत है। रेमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार लोग उसे पकड़ लेते हैं और गांव से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। अपनी असली दुनिया में लौटने के बाद रेमी एक दोस्त की मदद से अपना स्टूडियो दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा विनम्र हो चुका होता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर पटरी पर आने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेल्फिन नाम की एक ग्राहक से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही डेल्फिन पहली बार उसे चूमने के लिए आगे बढ़ती है, रेमी फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। कबीले वालों ने उसे दोबारा बुलाया होता है ताकि वह भविष्यवाणी पूरी करते हुए जोटेन को मार सके। रेमी इस सब में फिर से नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उसे एक गुफा में उस राक्षस के सामने ले जाया जाता है। दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई होती है और रेमी लगभग मारा ही जाता है। तभी वह एक गोला बिना सोचे समझे फेंक देता है जो सीधे झोटेन को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। राक्षस को मरता देख पूरा कबीला खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी असली रस्म का खुलासा होता है। भविष्यवाणी पूरी करने के लिए अब उन्हें रेमी को मारकर उसका मांस खाना होगा। ये सुनते ही रेमी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। पीछे से एक बूढ़ा जादूगर उस रहस्यमयी वस्तु को नष्ट कर देता है, जिसकी मदद से रेमी अपनी दुनिया में लौट सकता था। अब उसके वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। कुछ ही देर में लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी एक उपपत्नी जलती हुई उस वस्तु को उठा लेती है और नदी में फेंक देती है। उसी क्षण रेमी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी आंख अस्पताल में खुलती है, जहां लुसिल और डेल्फिन पहली बार एक दूसरे से मिलती है। जब डेल्फिन को पता चलता है कि रेमी और लुसिल का तलाक अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो वह उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद लुसिल स्वीकार करती है कि वह अब भी रेमी से प्यार करती है और डॉक्टर गेलर के साथ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह बताती है कि उसने गेलर को अपने घर से निकाल दिया है और उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। जवाब में रेमी सिर्फ इतना कहता है कि वह हमेशा खुश रहे और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी दुनिया में लोग अपने उद्धारकर्ता की याद में रेमी की एक विशाल प्रतिमा बनवाते हैं। कुछ महीनों बाद रेमी, लुसिल और उनके बच्चे समुद्र किनारे खुशी खुशी समय बिताते हुए दिखाई देते हैं। आखिरी दृश्य में रेमी टीवी पर एक खबर देखता है कि उसकी बनाई हुई मोनालिसा जैसी पेंटिंग एक पुरातात्विक स्थल से मिली है, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि वह किसी 10 साल के लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई साधारण पेंटिंग है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता उन्हें खास नहीं लगती। यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।